Good morning, friends. Welcome to the Chanakya Foundation, Amaravati. Today, we are going to discuss the General Studies Paper 1 of UPSC this year. Okay, so right now we are going to discuss the various questions of the General Studies 1, which included, which is the part and parcel of General Studies 1, which is the part and parcel of art and culture, then ancient, medieval, modern, and world history. Okay, so right now, I would like to announce that we are going to open history optional batch at Chanakya Foundation Amravati. Since last 11 years, I am dealing with these subjects, and since last 10 to 11 years, in various cities, I am teaching this subject, history optional. Okay, so right now, just like we are going to start with the discussions of the General Studies Paper 1. दिवाली के बाद में कि हम चाणक्य फाउंडेशन अमरावती यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल ये जो सब्जेक्ट है इसकी बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. एमपीएससी का डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न रहेगा. ओके, एमपीएससीचा आपला डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न आहे, त्यासोबतच यूपीएससी जनरल स्टडीज 1 एज वेल एज हिस्ट्री ऑप्शनल कि ये जो सारे पेपर्स है ये पेपर्स में लास्ट 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, और अपने चाणक्य फाउंडेशन अमरावती अपने लाहे सर का जो फाउंडेशन है वहाँ पे भी मैं ये आगे पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने वाला हूँ वैसे. ओके, सो स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड के रहेंगे, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम एंड हिंदी मीडियम. सो इन अपने इस सेशन में कि हम तीनों लैंग्वेजेस में ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं. ओके, तो अभी इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल जस्ट आप लोगों को बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अमरावती में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं अपने लाहे सर की एकेडमी, और उनका काम भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आप लोगों को मालूम रहेगा. तो लाहे सर की एकेडमी में हम क्या करने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल की बैच दिवाली के बाद में स्टार्ट करने जा रहे हैं. कि जो लोगों को इस बैच में ज्वाइन करना है एकदम आसान तरीके से हिस्ट्री आप स्टोरी फॉर्मेट में यहाँ पे पढ़ पाएंगे. अपने 11 सालों से मेरा जो एक्सपीरियंस है उस अपने नोट्स और लेक्चर के बाहर आज तक एक भी क्वेश्चंस कभी गया नहीं है. तो हिस्ट्री ऑप्शन के सारे क्वेश्चंस सिर्फ अपने लेक्चर्स और नोट्स में कवर हो जाएंगे. और हिस्ट्री ऑप्शन लेने का और एक बड़ा फायदा कौन सा है कि जस्ट लाइक उसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है वो भी ऑटोमॅटिकली यहाँ पे कवर हो जाता है. ओके, सो जस्ट लाइक हिस्ट्री ऑप्शन हा जर तुम्ही सब्जेक्ट घेतला तर जनरल स्टडीज पेपर 1 जो आहे की जो 100 to 150 मार्क्समध्ये ते आपल्या जनरल स्टडीज 1 मध्ये विचारला जातो, तो हिस्ट्री ऑप्शन हा सब्जेक्ट घेतल्यानंतर ऑटोमॅटिकली ते तुम्हाला काय होईल तर त्या सब्जेक्टबद्दल देखील की आयडिया येऊन जाईल तशी. ओके, सो GS1 अजून कोणता आहे हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट जर तुम्ही ॲज अ ऑप्शनल म्हणून घेतला तर तुमचा एसे हा जो घटक आहे की 250 मार्क्ससाठी एसेज विचारले जातात, त्याच्यातील 125 मार्क्सचा जो एसे असतो, एसे का जो अपना पेपर रहता है 125 मार्क का जो एसे रहता है कि मतलब आउट ऑफ 250 मार्क्स की 1 एसे जो रहेगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिलेटेड रहेगा. नेक्स्ट पार्ट कौन सा कि जस्ट लाइक अपना इथिक्स है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ओके, सो ये जो क्वेश्चंस इसके जो आते हैं कि कई सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हिस्ट्री एज अ बेस रहेगा उन बच्चों का, तो उनको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है. हम ओके, सो हिस्ट्री ऑप्शन लेने के क्या क्या फायदे हमने देखे कि जनरल स्टडीज 1 जो है कि 150 मार्क्स का नियर अबाउट हिस्ट्री पूछा जाता है वो ऑप्शनल में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. एसे का जो पार्ट है वो इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. और इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये जो पार्ट है 250 मार्क्स की इंक्लूडिंग केस स्टडीज जो रहते हैं, और अपना जस्ट लाइक 120 मार्क 125 प्लस 125 इथिक्स का जो डिवीजन उन्होंने किया है कमीशन ने, तो उसके ऊपर भी हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है. ओके, सो इतिहास हिस्ट्री ऑप्शनल हा घटक किंबहुना की हे जे वेगळे जे सेक्शन्स आहेत ते सेक्शन्स आपण आता इथं डिस्कस करणार आहोत त्यातले तसं. ओके, सो सरंता की आपण की जस्ट लाईक आता स्टार्ट करूयात. दिवाळीनंतर आपली ही बॅच स्टार्ट होईल आणि माझ्याशी कनेक्ट व्हा या बॅच संबंधित माहिती घेण्यासाठी. मागील 11 वर्षापासून एकही प्रश्न आपल्या लेक्चरच्या आणि नोट्सच्या बाहेर गेला नाही. मी दिल्ली आणि पुण्यामध्ये वेगवेगळ्या अकॅडमीजमध्ये मी साधारणतः माझं काम चालतं आहे, आणि त्यासोबतच आपल्या अमरावतीचं लाहे सरांचं फाउंडेशन आहे समजा चाणक्य फाउंडेशन, तिथे देखील मग मी येत असतो टीचिंगसाठी. तर आपली ही बॅच इथं ओपन होईल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो दिस ईयर दे आस्क्ड 3 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स ईच. इस बार उन्होंने ये 10 मार्क के 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर पूछे हैं और 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन इस वक्त पूछे गए हैं. ये जनरली 150 मार्क का हिस्ट्री के पेपर्स क्वेश्चंस आते हैं GS1 में. तो उसमें से कि इस बार का जो वेटेज है दैट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी ऑल्सो. इंडियन सोसाइटी नाम का एक जो घटक है, ये दोनों का काफ़ी अच्छा बैलेंसिंग हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं वैसे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन ऑन एंशियंट हिस्ट्री. medieval history or the early medieval history 1 questions, then modern India 1 or 2 questions, and world history 1 questions. Okay, so यूपीएससी की जो अभी की जो पेपर सेटर्स है
उन्होंने कई सारे अलग अलग बुक्स लिखे हैं और उसी बुक्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। हिस्ट्री की खासियत ऐसी है कि एक बार आपको हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप आ गई तो आप बाद में कभी हिस्ट्री भूल नहीं सकते हैं। ओके, सो once you get the clear cut idea syllabus of the history and once you control that area then you are easily able to handle each and every questions. की हिस्ट्री हा घटक तोच आहे की ज्याच्यावरती एकदा तुम्हाला ग्रीप आली, लक्षामध्ये यायला लागलं की पुढच्या सगळ्या गोष्टी एकदम सोप्या पद्धतीने पुढे जाऊ लागतात त्यातल्या तशा. ओके, सो हिस्ट्री स्टॅटिक सब्जेक्ट आहे तसा, तीच डेटा आहे आणि मागील कि 50 वर्षांच्या वेगळ्या क्वेश्चन पेपर्स है, समझा लास्ट 50 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके सारे मॉडल आंसर्स वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वैसे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट कि उन्होंने इस बार क्या क्या पूछा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक, ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए. अंडरलाइन द चेंजेस इन फील्ड ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू दी लेटर वैदिक पिरियड. की ऋग्वेदिक काळ की ज्याला आपण साधारणतः 1500 ते 1000 BC असं साधारणतः म्हणतोय आणि उत्तर वैदिक काळ आहे. ऋग्वेदिक काल कोणता आहे 1500 to 1000 बिफोर क्राइस्ट अँड लेटर वैदिक एज दैट इज फ्रॉम 1000 टू जस्ट लाइक 600 बिफोर क्राइस्ट. इस जो टाइम जोन है इसमें से क्या क्या चेंजेस आए इसके बारे में सारी चीजें हमें यहाँ पे पूछी गई है. स्पेशली कौन सी, सोसायटी अँड इकॉनॉमी, सोसायटी अँड इकॉनॉमी. मग आता मराठीमधून म्हणतोय बोलतोय ऋग्वेदिक कालखंडापासून उत्तर वैदिक कालखंडापर्यंत सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रामध्ये झालेले बदल अधोरेखित करा असं साधारणतः काय झालंय तर आपल्याला याकडे क्वेश्चन विचारलेले आहेत तसं आहे. ओके, सो we have all of the students just like few of them are from English medium background, then Marathi medium background and even Hindi medium background. So I will try to balance all of the three mediums or the languages. Okay, let us start. So वैदिक काल, वैदिक एज. सो इनिशियली लोग कहाँ पे रहते थे, ब्रह्मावर्त, और उसके बाद में फिर लेटर वैदिक एज जिसको हम 1000 BC टू 600 BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट इरा. ओके, सो यहां से यहां तक 1500 टू 1000 BC, 1500 टू 1000 BC और 10,000 टू 1000 टू 600 BC. ये ब्रह्मावर्त से आर्यावर्त तक आने की जो जर्नी है और वहां पे सेटल होने की जर्नी है, इन शॉर्ट वहां पे सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट हमें पूछे गए हैं. ओके, सो एज यूपीएससी इज द सोशल सर्विस, इट डील्स विद द सोसाइटी एंड इकोनॉमी. ऑल ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री, okay, those were we can observe कि यूपीएससी कंटिन्युअसली रिपीटिंग सेम क्वेश्चंस इन द डिफरंट वर्ड्स. यूपीएससी काय करते तर सेम क्वेश्चन्स जे आहेत ते वेगळ्या भाषेमध्ये या काळात काय करते तर मग ते बदलवण्याचा किंवा फक्त वेगळ्याच वर्ड्समध्ये विचारण्याचा इथे प्रयत्न करते, असं आपण डेफिनेटली तर काय करू शकतो तर ऑब्झर्व करू शकतो त्यातलं तसं. ओके, सो अर्ली वैदिक फेज हा जो टप्पा आहे समजा हा आपला इथं डिस्कस करायचा आहे. मग याच्यामध्ये आपल्याला की सोसाइटी एंड इकोनॉमी विचारले कि हमें क्या पूछा गया कि सोसाइटी एंड इकोनॉमी. सो क्वेश्चन लिखने का जो फॉर्मेट है कि कई सारे न्यू स्टूडेंट्स भी यहाँ पे रहेंगे, तो क्वेश्चन पूछा जाने का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा और उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करते हैं. आपको जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा. ओके, सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इंट्रोडक्शन उसका देना पड़ेगा. व्हाट इज वैदिक एज और हाउ कैन वी डिफाइन द वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज. की वैदिक काळ काय आहे, जस्ट लाईक 1500 BC टू 1000 BC. सो दिस इज द वैदिक एज की वैदिक काळ आहे ज्याच्यावरती ऋग्वेदाचा डॉमिनन्स आहे आणि नंतर उत्तर वैदिक काळ आहे, लेटर वैदिक फेज आहे 1000 BC टू 600 BC. मग ह्या टप्प्यामध्ये झालं जे स्थानांतरण आहे किंवा की सामाजिक आणि आर्थिक बदल आहेत आपल्याला विचारलेत. मग इंट्रोडक्शन मध्ये काय करायचं आहे की व्हॉट इज यू हॅव टू डिफाईन व्हॉट इज द वैदिक एज अँड द लेटर वैदिक एज. ओके, देन जस्ट लाईक हाऊ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस this question or the answer of this question. ओके, मग आपल्या याच्यामध्ये काय तर इंट्रोडक्शन या काळात करायचं आहे 2 to 3 लाईन्स और 4 लाईन्स मध्ये तुम्ही इंट्रोडक्शन लिहू शकता. यू कॅन मेन्शन युअर इंट्रोडक्शन इन 3 to 4 लाईन्स. ओके, सो जस्ट लाईक वैदिक एज, वैदिक एज कुठून कुठपर्यंत आहे 1500 BC, 1500 BC टू 1000 BC. ओके, हे काय तर वैदिक एज आहे. पुढं काय आहे 1000 BC टू 600 BC. हे काय आहे तर लेटर वैदिक एज आहे.
लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, ओके, हा पार्ट आहे समजा. सो लेट अस डिस्कस अँड डिफाइन दिस. सो इंट्रोडक्शन, एरिया ऑफ द सेटलमेंट. ये जस्ट लाइक एरिया ऑफ सेटलमेंट कहाँ पे था कि जब आर्य भारत में आए थे तब आज के अफगाणिस्तान और पाकिस्तान के रिजन में थे, की सप्तसिंधूचं परिसर आहे त्या परिसरामध्ये ते सेटल झाले होते. ओके, सो नंतर लेटर वैदिक फेज मध्ये कुठे गेले तर ब्रह्मावर्त और आर्यवर्त. सो इनिशियली ब्रह्मावर्त, that is the area of the Afghanistan and Pakistan. Then they shifted themselves to the next area, that is the area of Ganga. So सुरुवातीला सिंधू नदीच्या किनारी ते स्थिरावलेत आणि नंतरच्या टप्प्यामध्ये तेथील गवताळ पूर्ण या काळात सरांत काय झालेत, तर मग संपल्यानंतर की टप्प्याटप्प्याने ते उत्तर भारत याकडे आले आहेत. कोणतं तर गंगा आहे समजा, गंगा यमुना दुभागून याकडे ते सेटल झाले. सो दॅट इज अ जर्नी फ्रॉम जर्नी ऑफ द पॅस्ट्रॉल कम्युनिटीज, की त्यांचं प्रायमरी ऑक्युपेशन या काळात काय होतं तर कृषी होतं समजा, सॉरी पशुपालन होतं, पॅस्ट्रॉल कम्युनिटीज होत्या. नंतर सर काय झालं तर एरिया ऑफ अ सेटलमेंट आहे की वी कॅन से ब्रह्मावर्त, दॅट इज द लँड ऑफ अफगाणिस्तान अँड पाकिस्तान, अँड दे मायग्रेटेड टू दी आर्यावर्त. ओके, सो मग श्रीकृष्णाचा पूर्वज आहे समजा की तो विदाद माधव किंवा विदेह माधव, की हातामध्ये एक दिवा घेऊन कुठे निघालाय तर मग साधारणतः सिंधू नदीकडे तो गंगा नदीकडे निघाला अशी प्रसिद्ध कथा आहे समजा. विदाद माधवाची स्टोरी आहे समजा उपनिषदांमध्ये आलेली आहे. नेक्स्ट वन, सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन. सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन काय झालं तर सुरुवातीला की फ्लेक्झिबिलिटी या काळात होते, की जस्ट लाईक विश्वामित्र या काळात होता, ब्राह्मणापासून क्षत्रिय झाला किंवा क्षत्रियापासून ब्राह्मण झाला, ही जी स्टोरी आहे. मग इथं काय तर सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन असं फ्लेक्झिबल, फ्लेक्झिबल इथं काय आहे तर वैदिक एज मध्ये किती फ्लेक्झिबिलिटी नंतर गेली आहे आणि नंतर काय तर मग ती रिजिडिटी आलेली आहे, की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हे काय झालेत तर विशेषतः की बाय बर्थ ते झालेले आहेत समजा. नंतर कास्ट सिस्टम प्रोव्हलेंट झाली आणि पुढची फेज मग आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे तसे. नंतर पोझिशन ऑफ द विमेन हे काय होते की इग्लॅटेरियन होते. जस्ट लाईक सभा आणि समितीमध्ये देखील स्त्रियांचे उल्लेख आपल्याला पाहता येतात. गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा. ओके, देर वेर दिस फ्यू विमेन्स दे कंपोज दी हॅम्स ऑर दी सॅक्रेड लाईन्स ऑफ दी ऋग्वेदा. मग स्त्रियांचं स्थान या काळात काय झालं तर समानतेचं होतं. मात्र इथं काय झालंय की जस्ट लाईक स्त्रियांचं स्थान जे आहे पोझिशन ऑफ विमेन डिक्लाइन. ओके, कशासाठी तर उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक एज में ये पोजीशन ऑफ ए वीमेन जो है कि वो बाद में धीरे 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 डिक्लाइन होने लगी, ऐसा हम देख सकते हैं. नेक्स्ट वन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस. रिलीजियस प्रैक्टिसेस जस्ट लाइक विमेन्स वे अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रिचुअल्स. ये गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, कद्रू, रोमासा, यमी. Okay, so these are the we can observe the few examples. Those women's who participated or even created the various types of the न्यू सॅक्रिफायसेस ऑल्सो, की नवीन वेगळे यज्ञ समारंभ या काळात असतील त्यांचे, कि जस्ट लाइक नए यज्ञ समारंभ रहेंगे, सैक्रिफाइसेस. उसके बाद में फिर कौन से कि इंडिविजुअल वॉरशिप है, कलेक्टिव वॉरशिप है, इसमें विमेन्स पार्टिसिपेट करते थे. सो लेटर वैदिक एज में क्या होगा कि वो पॉसिबल नहीं हुआ है वैसे. ओके, पोजिशन ऑफ विमेन डिक्लाइन. उसके बाद में सोशल मोबिलिटी है कि वो एक अच्छी थी लेकिन बाद में फिर क्या होगा कि डाउन हो गए, कि जस्ट लाइक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है. सो लोग जो थे कि इस वक्त एकदम ओपन माइंडेड थे ऋग्वेदिक एज में, कि इग्लैटेरियन मॉडल था. लेटर वैदिक एज में कि क्या होगा कि स्त्रियों की जो स्थिति है वो एकदम धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, ऐसा हम कह सकते हैं. ओके, सो सोशल मोबिलिटी रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी कई बार लेक्चर्स में देखी है वैसे. नेक्स्ट पार्ट इज द गव्हर्नन्स, सभा समिती. अँड इंद्र वॉज द पॉलिटिकल हेड, की इंद्र त्या काळात काही देव नाही, मात्र तो काय दाखवलाय एक सामान्य व्यक्ती दाखवलाय, तो एक राजकीय प्रमुख दाखवलेला आहे असं आपण डेफिनेटली तो म्हणू शकतो. नंतरच्या टप्प्यामध्ये की लेटर वैदिक फेजमध्ये काय झालं तर मग की त्याला देव म्हटलं गेलं आहे. ओके, मग हा एक प्रकार आहे. सो गव्हर्नन्समध्ये की कॉमन मॅन या काळात अचीव केलं, म्हणजे कॉमन मॅनचं काय होतं, देर वॉज अ पार्टिसिपेशन ऑफ अ कॉमन मॅन, इव्हन विमेन्स पार्टिसिपेटेड इन मोस्ट ऑफ दी सभा आणि समितीज और विदाद वी कॅन से. मग इकडे काय झालंय तर गव्हर्नन्समध्ये कॉमन मॅन सिस्टम नाहीच आहे समजा. इकडे काय झालंय तर मोनार्ची या काळात आली, जिसको हम राजेशाही कहते हैं, मोनार्ची, ये जो सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू दी कल्चरल एस्पेक्ट. सो कल्चरल एस्पेक्ट क्या है कि कल्चरल रोल जो है कि अगेन पोजीशन ऑफ वीमेन है, कि उसके बाद में फिर अलग अलग फेस्टिवल्स रहेंगे, कि मूर्ति पूजा एब्सेंट है, जस्ट लाइक आइडोलट्री और आइडोल वर्शिप, नेचर वर्शिप इज प्रूडेंट. उसके बाद में फिर क्या होगा कि अलग अलग सैक्रिफाइसेस आने लगे, अश्वमेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ. ओके,
और धर्म की चीजें क्या हो गई कि महंगी होने लगी। पुरोहित नाम का एक नया वर्ग आ गया, जिसको बाद में ब्राह्मण कहा गया है, उनका डोमिनेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो ऋग्वेदिक एज में एब्सोल्यूट नो डोमिनेंस, कि सारे लोग एग्लिटरियन मॉडल में थे, थोड़ा बहुत हायरार्की थी लेकिन परफेक्ट नहीं थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में हायरार्की आने लगी, रिजिडिटी आने लगी, और सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं वैसे। ओके, देन कंसेप्ट ऑफ द लैंड ओनरशिप, ये कंसेप्ट ऑफ द लैंड ओनरशिप। ओके, तो ये यहाँ पे एब्सेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, कि सारी जमीन जस्ट लाइक स्वामी जस्ट लाइक विवेकानंद जी ने कहा है, और दूसरे कौन से कि विनोबा भावे जी ने कहा है कि सबे भूमि गोपाल की, इसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक रही वही अटक पार जाता है। तो इन लोगों के मन में पाप नहीं था कि ये मेरी जमीन है, तेरी जमीन है, ऐसा है वैसा है, फिर भी कुछ बैटल्स हुए हैं। सो दैट वाज आइडेंटिटी रिलेटेड टू ट्राइब, जस्ट लाइक ऋग्वेद में दाशरथी युद्ध है, दैट इज द फर्स्ट पॉलिटिकल बैटल ऑफ इंडिया। ओके, तो वहां पे हम ये मेंशन कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ द लैंड, बट दैट इज द कलेक्टिव ओनरशिप बाय दैट ट्राइब, कि अलग अलग जो ट्राइब्स थे, कि जस्ट लाइक अलग अलग ट्राइब्स उस वक्त की जो हुआ करते थे, कि जस्ट लाइक आर्य एंड अनार्य ट्राइब्स। ओके, तो ये यहाँ पे जो लैंड ओनरशिप का कंसेप्ट एब्सेंट था, लेकिन लैंड ओनरशिप का कंसेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट होने लगा वैसे। देन ट्रेड एंड कॉमर्स इतना ज्यादा नहीं था। ओके, फिर भी ऋग्वेदिक काल में निष्क, कृष्क, ऐसे अलग अलग जो सारे कॉइन्स है, दोज वेर मेंटेड है। ओके, साधारणतः की धातूचा करन्सी म्हणून वापर केला जात होता काही प्रमाणात, तर तो उत्तर वैदिक काळामध्ये हे काय झालंय तर तो वाढलेला आहे। समजा की ट्रेड अँड कॉमर्स काय झालाय की कॉम्प्लेक्स कल्चर्स या काळात सेट झाले, ते वेगवेगळे महाजनपदाचा काळ देखील त्यातूनच पुढे आलाय समजा तसा, आणि नंतरच्या टप्प्यामध्ये की नेक्स्ट अर्बनायझेशन देखील डेव्हलप होऊ लागलेलं आहे तसं। वी कॅन कॉल दॅट एज द सेकंड अर्बनायझेशन। फर्स्ट अर्बनायझेशन ऑफ द इंडस वैली, इंडस वैली के बाद में कि आर्य लोग भारत में आए थे, दिस पार्ट, और फिर उसके बाद में कि ट्रेड एंड कॉमर्स पहिले कम था, फर्स्ट ट्रायबल आयडेंटिटी थी। वैदिक काळातील जे लोक आहेत ते पशुपालक होते, आणि उत्तर वैदिक काळातील लोक जे आहेत ते कृषी परंपरेमध्ये या काळात आले समजा त्यातलं। ओके, दॅट पार्ट। वेल्थ मेजरमेंट होती ऍब्सोल्यूट, लोकांना काही देणं घेणं नव्हतं। वेल्थ मेजरमेंट वॉज इन टर्म्स ऑफ द काऊ। हे नंतर काय घडलंय की वैदिक एज जो आहे कि त्याच्यामध्ये आपण इथं ऑब्जर्व करू शकतो कि वैदिक एज में गाय रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं वैसे। और वेल्थ मेजरमेंट ये जो कंसेप्ट है ये हम आगे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वैसे। सो फिर वेल्थ मेजरमेंट में क्या होगा कि एवरीथिंग वाज रिलेटेड काउ, जस्ट लाइक गाविष्टी हमने देखा, गोमत हमने देखा, सबसे श्रीमंत व्यक्ति उसको गोमत कहा जाता है, द अल्ट्रा रिच पर्सन इन देम ही वाज कॉल्ड एज द गोमत। देन फाइट ड्यू टू दी थाइंग ऑफ द काउस, कि गाय अगर भगाने की वजह से फिर क्या होगा, ये सारी चीजें कि गाय भैंसे वगैरह ये सारी चीजें हैं कि उन्हीं से ही काउंट किया जाता था। इसके बाद में क्या होगा फिर कि संपत्ति बाद में बढ़ने लगी, बिकॉज एग्रीकल्चर भी वो लोग प्रैक्टिस करने लगे। देन अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन वाज एब्सेंट, कि आर्यों के बारे में कि हमें उनके लिटरेचर से नहीं बट जस्ट लाइक आर्किटेक्चर से नहीं, लिटरेचर से हमें मालूमात होती है, जानकारी होती है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। तो फिर अर्बनाइजेशन नाम का कंसेप्ट इस वक्त एब्सेंट था। यहाँ पे क्या है कि अर्बनाइजेशन नाम का कंसेप्ट, जस्ट लाइक सेकंड अर्बनाइजेशन, गौतम बुद्ध का एज, नहीं तो फिर महाजनपद का जो एज है वह यहाँ पे देख सकते हैं। देन इकोनॉमिक एक्सचेंज है, इकोनॉमिक एक्सचेंज ये जो एस्पेक्ट है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट वाज नॉट सो मच डेवलप्ड, बट यहाँ पे क्या है तो फुल्ली डेवलप्ड है। तो ऐसे कुछ सारे पॉइंट्स हैं कि इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं हमें लिखने हैं, और आप ये सारे हैं कि सारे के सारे अगर ना लिख पाए फिर भी ठीक है, लेकिन आपको सारी चीजें आपके जनरल स्टडीज 1 के आंसर में लिखनी पड़ेगी। आपके आंसर में हिस्ट्री भी आनी चाहिए, पॉलिटी भी आनी चाहिए, इकोनॉमी भी आनी चाहिए, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हो उस वक्त की तो भी आनी चाहिए। जो पेपर चेकर रहेगा ओके, तो उसको ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए कि हम GS1 का पेपर चेक कर रहे हैं। सो हिस्ट्री shall include all of the things just like all of the subjects of the general studies 1। सो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त वैदिक लोगों की और लेटर वैदिक लोगों की जियोग्राफी आएगी, उनकी हिस्ट्री ऑब्वियसली आएगी, देन उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम थोड़ा बहुत है वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। बाद में आयरन प्लग इंट्रोड्यूस हुआ है एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि जस्ट लाइक आयरन मेटल आने के बाद में एग्रेसिव मेंटेलिटी लोगों की आ गई। ये सारी चीजें हम धीरे 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 यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू, लास्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द कंक्लूजन। सो फिर कंक्लूजन क्या होगा कि वैदिक एज से लेकर लेटर वैदिक एज, दैट इज द शिफ्ट of the pattern of the agriculture as well as the pastoral communities। ओके, सो फिर जो पैटर्न यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है उनका एग्रीकल्चर और इवन
पशुपालन रिलेटेड है, तो आपको धीरे 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 स्मूथली कि पोजिशन ऑफ वीमेन वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैसे। देन रिचुअल्स है, कल्चर्स है, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे चेंज हुई हैं ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन लोगों का प्रभाव आज भी हमारे देश के ऊपर किस तरीके से, तो एग्रीकल्चर इज द डोमिनेंट वन। एंड देन उसका कि एक आपण जोड धंदा से या करत म्हणतो, सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विद द पेस्टोरल कम्युनिटीज है कि जस्ट लाइक इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, तो उस समय से लेकर आज भी यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही है, ऐसा हम डेफिनेटली देख सकते हैं। ओके, सो एक पहला क्वेश्चन का आंसर था हमने डेफ में लेकर आप कि आप सारे लोग जो है कि अभी जो सेशंस देख रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली क्या करने पड़ेगा, वहाँ पे एक कॉमन चीज़ यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि आपको अभी से आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है। ओके, सो यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ द थिंग्स। आपकी जो आंसर्स है आप खुद लिख के पेपर चेक करने के लिए आप चाणक्य फाउंडेशन पे भेज सकते हो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अभी सारी जो चीज़ें रहेंगी कि आप कुछ भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में अभी चेक कर रहा हूँ वैसे। तो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे ये सारे क्वेश्चन का आंसर्स मैं आपको यहाँ पे देते रहूंगा वैसे। ओके, लेट अस डिस्कस फ्रेंड, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दक्षिण भारत में कला साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ओके, हम तीनों लैंग्वेजेस में ये पढ़ेंगे। एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास ऑफ कांची फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। सो साउथ इंडिया के बारे में पूछा गया है, दिस इज व्हाट द कीवर्ड इज कि पूरे भारत के नहीं तो सिर्फ साउथ इंडिया है। उसके बाद में पल्लवों ने क्या किया है कि जस्ट लाइक आर्ट में और लिटरेचर में कि क्या क्या योगदान दिया उसका मूल्यांकन कीजिए। दक्षिण भारतातील कला आणि साहित्य क्षेत्राच्या विकासासाठी कांचीच्या पल्लव राजघराण्याने दिलेल्या योगदानाचा आढावा घ्या। फिक्स क्वेश्चन असतात यांच्यावरती, आपण वेगवेगळ्या सगळ्या सेशन्समध्ये देखील की आपले रेग्युलर बॅचचे स्टुडंट पण याच्यामध्ये पाहत असेल, जुने वेगळे स्टुडंट्स असेल ते पण पाहत असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचं आपण इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कशन इथं केलेलं आहे। तसं लेट अस डिस्कस इट अगेन कि वंस अगेन कि कई सारे नए स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं वैसा। नेक्स्ट वन, सो दिस इज व्हाट द आर्ट ऑफ अ टेम्पल क्रिएशंस। ओके, सो पल्लव जो है कि पल्लवों के वक्त जो टेम्पल्स वगैरह क्रिएट किए गए थे, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कि जस्ट लाइक वी कैन ऑब्जर्व द शार्पनेस कि यहाँ पे विष्णु का वराह अवतार टाइप एक दिखाया है, एक माता दिखाई है लायंस के ऊपर से, सिंह है समझा, सिंह त्याच्यावरती बसलेले। उसके बाद में कौन सा है, रथ मंदिर है, टेम्पल आर्किटेक्चर का जो टाइप है हम यहाँ पे देख सकते हैं, महाबलीपुरम और महामल्लपुरम। उसके बाद में ये कौन सा था, अर्जुनास पिनासम। ओके, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा क्योंकि कई सारे नए स्टूडेंट्स हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग इन आवर लेक्चर्स कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे देख रहे हैं उनको ये सारी चीजें ध्यान में आती होंगी। ओके, सो द Pallavas, who are Pallavas? They are just like Pallavas, they're the dominant powers of the South India from 6th to the 9th centuries. 6th to the 9th centuries कि 6 से लेकर 9th सेंचुरी तक पल्लव उस वक्त के थे कि एक बड़े डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर्स वहां पे हुआ करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम आर्ट एंड लिटरेचर इन साउथ इंडिया witness the unprecedented growth around. What is the next aspect? That is the development of the art. कि आर्ट की जो खासियत है किस तरीके से इस वक्त डेवलप होगी कि उनके 4 मेजर किंग्स थे। महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु वाज द फाउंडर, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, देन हिज सन नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और बाकी सारे के जस्ट लाइक महामल्ल शैली जिसको हम वहाँ पे कहते हैं, देन अपराजित शैली और अलग अलग जो सारी चीजें हैं कि ये हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। सो डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट में क्या किया है, रॉक कट टेम्पल्स हैं कि वी कैन कॉल इट एज द केव आर्किटेक्चर। ओके, सो द टेम्पल्स, रॉक कट टेम्पल्स एंड द लेटर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स laid the foundation of a Dravidian architecture. Okay, development is divided into 4 different stages. That is the Mahindra style की जस्ट लाइक महेंद्र वर्मन शैली म्हणून आपण ज्याला म्हणतो विशेषतः की महेंद्र वर्मन नावाचा एक यांचा फेमस राजा होऊन गेला आहे की त्याने मंदिर निर्मितीची एका पद्धतीने सुरुवात केली। ड्यू टू हिज वर्क ओनली ही वॉज कॉल्ड एज अ चैत्यकारी। ही क्रिएटेड थाउजंड्स ऑफ द टेम्पल्स एंड नाउ डे दैट्स व्हाई कांची इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ द 1000 टेम्पल्स। ओके, सो महेंद्र वर्मन, देन महामल्ल और द नरसिंह वर्मन स्टाइल, देन राजसिंह स्टाइल, then Nandivarmana style, then Pancharatha and the Shore temple, they are enlisted in the World Heritage List, we can observe. Okay, so पल्लवों के जो मंदिर निर्मित की अलग अलग जस्ट लाइक स्टेजेस थे वो सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, फिर भी कि आप ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके आपको दिखा रहा हूँ। देन कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, that was built by
द नरसिंह वर्मन सेकंड एंड विच इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये जो कांची का कैलाश टेम्पल है उससे हम्पी के यहाँ का विरूपाक्ष टेम्पल, मतलब उस वक्त चालुक्यों ने उस वक्त उसका निर्माण किया था पट्टाडकल रीजन में, और उससे इन्फ्लुएंस्ड अपना एलोरा का टेम्पल है। एंड व्हाट अ सरप्राइज कि वहां पे क्या देख सकते हैं कि दिस थ्री ऑफ दिस टेम्पल्स जस्ट लाइक कांची का कैलाश, उसका मिरर रिप्लिका ह्यूज साइज में विरूपाक्ष टेम्पल एट अ बदामी और पट्टाडकल, और उसके बाद में फिर एलोरा का टेम्पल है, कि ये तीनों जो चीजें हैं कि वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यहाँ पे आई हुई है वैसे। ठीक, सो द अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल एग्जांपल इन साउथ इंडिया। पल्लवों ने क्या किया कि साउथ इंडिया का आर्यनाइजेशन कंप्लीट किया। जो नॉर्थ के सारे आर्यन आइडेंटिटीज थे वो पल्लव लोगों ने साउथ में कन्वर्ट कर दिए वैसे। मतलब साउथ इंडिया जैसे लाइक ऊपर काशी थी तो दक्षिण भारत में कांची या कांचीपुरम आ गया, ऊपर में मथुरा थी तो दक्षिण में मदुराई आ गई, ऊपर 5 पांडवों की कथा थे उसी नाम से फिर क्या होगा कि ये पल्लव नाम के जो शासक थे यहाँ पे हम वहां पे देख सकते हैं वैसे। ओके, next part, Vaikuntha Perumal temple at Kanchipuram. The temple architecture attained full maturity at the times of the Pallavas, but in the later phases. Sculpture, that is a shift from basic rock cut techniques to intricate and refined carvings. Just like descendant of a Ganga, we can call it as Arjuna's Pinas. कि जस्ट लाइक गंगा अवतरण का देखा हुआ उन्होंने उस वक्त वहां पे दिखा है। अर्जुन जो है ये वो पश्चाताप कैसे कर रहा है, तपस्या कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं। कहाँ पे? महाबलीपुरम। ओके, सो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशी द्वितीय को इस वक्त हराया था तो उसको लोगों ने महाबली कहा था या महामल्ल कहा था, वॉज अ ग्रेट रसल। और फिर उस वजह से महाबलीपुरम जो है कि वहां पे सारे रथ वगैरह हम वहां पे देख सकते हैं कि 7 टोटल रथ है, 5 पांडवों के 5, उसके बाद में गणेश और उनकी पत्नी, जस्ट लाइक 5 पांडवों की जो पत्नी है द्रौपदी, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वैसे। इसके बाद में क्यू टेम्पल एंड प्लेसेस लाइक महेंद्रवाड़ी एंड महामल्लपुरम। पेंटिंग्स जस्ट लाइक महेंद्र वर्मन was known as a विचित्र चित्त इन मराठी। ओके, सो जस्ट लाइक चित्रकूटपुली वहां पे हम देख सकते हैं। देन फ्रेस्कोज एट सीता निवासलम। ओके, जस्ट लाइक माता सीता का वहां पे कुछ निवास था ऐसा लोग कहते थे। ओरिजिनली दैट वाज द जैन साइट बट लेटर दैट प्लेस वाज कॉल्ड एज द सित्तन निवासल और सीता निवासलम। सो महेंद्र वर्मन फर्स्ट he was an exponent of music and art as noted by rock cut inscription at Kulmayamlai. So musical instruments just like yazai, mrudangam एंड मुसु वेर इंट्रोड्यूस, कि ये जो स्कल्पचर्स वहाँ पे क्रिएट किए गए कि वहाँ पे याजाई है, देन मृदुगम है, ऐसे अलग अलग सारी जो चीजें हैं कि उस स्कल्पचर्स में हम क्लियरली देख सकते हैं वैसे। महेंद्र वर्मन आज उस राजा के नाम से क्या है कि इंडिया में एक स्कूल ऑफ आर्ट ही है, महेंद्र वर्मन स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट पार्ट, द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। Development of a literature. The Pallavas were adherent patrons of the Sanskrit and Tamil literature. The literature was a primarily religious. Dandi, the author of a दशकुमार चरित्र, की दंडीचं दशकुमार चरित्र की जो कांची युनिव्हर्सिटीचा एक सगळ्यात एक्सलंट स्कॉलर होता। दंडी वॉज एक्सलंट और वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर ऑफ द कांची यूनिवर्सिटी हैज एवर प्रोड्यूस्ड, कि दुनिया के 7 जो शहर थे उस वक्त के उसमें कांची was one of the topmost city at that time, or that was the education or the center of the learning we can say. Okay, so Dashakumar Charitra was associated with the court of the Pallavas. Mahendra Varman first work मत्त विलास प्रहसन, okay, कि just like दारूड्यांवरती कि जो बेवड़े लोग होते हैं अपने यहाँ के दारूडे हो गया तळीराम होते हैं उनके ऊपर उसने इस वक्त क्वेश्चन जस्ट लाइक एक बुक लिखा है संस्कृत में, एंड दैट इज द एक्सलेंट ड्रामा, ये वो हम यहाँ पे देख सकते हैं वैसे। ओके, सो दिस सैटिरिकल प्ले रिटन इन द संस्कृत, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछा है। देन द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ द अलवार एंड नैनार, कि 12 अलवार संत है और 12 नैनार संत है, उनका दिया हुआ जो डेडिकेशन है वो यहाँ पे आ गया वैसा। सो next one is the Nalaraya Divya Prabandham, also known as the 5th Veda or a Dravid Veda, which consisted of 4000 Tamil verses. Okay, it's just like दक्षिण भारताचा वेद असं त्याला या काळात म्हटलं जातं, तो कोणता आहे? नलरिया दिव्य प्रबंधम। ओके, सो यहाँ पे हम वो देख सकते हैं वैसा है। देन तिरुमराई की शैवाइट टेक्स्ट एज 12 बुक्स, और शैव संत है उसमें सुंदर, संबार एंड अप्पार, ये 3 संत उस वक्त काफी फेमस हुआ करते थे। कि अलवार और नैनारों की परंपरा देखी, नैनार मीन्स शैव संत है और अलवार मीन्स कौनते हैं तो फिर वैष्णव संत है। एमपीएससी ने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है और यूपीएससी ने ऑब्वियसली कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये शार्पर वर्जन है किसका? संगम एज का शार्पर वर्जन। वी कैन ऑब्जर्व that these texts are the more excellent or the next advanced version 2.0 of Sangam literature. Next one, Kanchipuram
was an important center of Sanskrit learning. Mayur Sharma was the founder of a Kadamba dynasty at Goa. Okay, so he learned at a just like Mayur Sharma, the founder of a Kadamba dynasty, he studied the Vedas at a Kanchipuram. कि वो गोवा से यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आया था, ये हम यहाँ पे देख सकते हो सर. अदर इन्फ्लुएंसेस दैट इज द पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, कि इन लोगों ने क्या किया कि अग्रहार एंड ब्रह्मदेय करके जो लैंड ग्रांट डोनेशंस थे उन्होंने ब्राह्मण्स को उस वक्त दिए थे, और बाद में ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगी. सो जस्ट लाइक कन्नौज, कि जस्ट लाइक कंबोडिया नाम का एक कंट्री खड़ी हुई है आज, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम से है, वो कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण था. Okay, his name was the Kaundinya, and later he started his own it's just like he was a missionary. He was in one sense he was a Hindu missionary. और फिर उसने क्या किया कि आज का जो आग्नेय एशिया है, just like एशियन कंट्रीज है, जावा, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडो चाइना वी कैन से, तो फिर उसने वहां पे क्या किया कि हिंदू धर्म को स्प्रेड करने का काम किया. सो दैट वन. सो अग्रहार एंड ब्रह्मदेय लैंड ग्रांट डोनेशंस, सो आज इन सारी कंट्रीज के ऊपर प्रभाव किस वजह से, तो इन लोगों की वजह से. नेक्स्ट वन इज द रिलीजियस टॉलरेंस. ये एक ही साथ में बुद्धिस्ट केव्स है, जैनिस्ट केव है और हिंदू केव्स भी है. दैट शोज द रिलीजियस टॉलरेंस इन बिटवीन वेरियस सेक्ट्स ऑफ द इंडियन रिलीजन्स. ओके, ये सारी चीजें हैं. सो बुद्धिस्ट केव एज मांडामोर, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. वैसा है संस्कृत वर्क है, ये संस्कृत वर्क में अलग अलग कौन से, जस्ट लाइक लिटरेचर उन्होंने पूछा गया है कि कला और साहित्य. सो मत्तविलास प्रहसन, ये क्या है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो राजा था, काफी फेमस राजा था, महेंद्र स्कूल ऑफ आर्ट जिसके नाम से है. सो ही रोट संस्कृत ड्रामा. नेक्स्ट वन इज द किरातार्जुनियम. किसने लिखा है, कि बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे है कि भारवी, ही वाज अ कोर्ट पोएट एंड अ स्कॉलर एट कांची यूनिवर्सिटी. उसके बाद में क्या है कि काव्यादर्श, काव्य का आदर्श कैसे होना चाहिए. सो काव्यादर्श दैट इज अगेन बाय दंडी. देन अवनी सुंदरी कथा, अ संस्कृत ड्रामा और प्ले by Avni Sundari Katha. And then Loga Vibhagam. So this one, a Sanskrit work by Sarvanandi. Okay, so Dandi and Nantar Sarvanandi. So we can observe just like these are 4 or 5. These are the dominant books written at the times of the Pallava. Next one, Tamil works है. So फिर संस्कृत के साथ में तमिल. So Devaram, then नलराय दिव्य प्रबंधनम. ओके, रिलीजियस हैंडबुक्स. देन भारत बेम्बा, देन कदल, देन नंदी किल्मकम. ओके, ये जो सारी जो 4 और 5 ये जो अलग अलग टेक्स्ट बुक लिखे गए, कि अपने मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये जरा ध्यान में रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी जरा थोड़ी शंका है. बट फिर भी कि एक आध दूसरे भी आपने लिखे, अदरवाइज कल्चरल थीम्स भी वहां पे लिखी, तो आप डेफिनेटली ये सारी चीजें टैकल कर सकते हैं वैसे. ओके, सो पल्लव हैज लेफ्ट लास्टिंग लीगेसी, कि आज भी पल्लव ने क्या किया है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण कंप्लीट किया. लास्टिंग लीगेसी दैट नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड सक्सीडिंग द चोलास एंड द विजयनगर डायनेस्टी, कि आगे इन्हीं का प्रभाव चोलों के ऊपर पड़ा है, कि आगे भी एक क्वेश्चन चोल साम्राज्य के ऊपर है, विजयनगर डायनेस्टी, बट ऑल्सो स्प्रेड देयर कल्चरल इन्फ्लुएंस टू द साउथ ईस्ट एशिया. ओके, ये जस्ट लाइक ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है, मेकिंग देम अ पिवोटल फोर्स इन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन सिविलाइजेशंस. ओके, सो पल्लव के बारे में हमने देखा कि उनका आर्ट जो है कि अलग अलग टेम्पल्स है, उसके इमेजेस भी हमने देखे, शोर टेम्पल्स है. देन उसके बाद में रॉक कट केव आर्किटेक्चर है. देन अगेन कि उनका आर्किटेक्चर और लिटरेचर, ये सारी दोनों चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुए. सो सारे मैं ये यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उनकी कई सारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं तो मुझे क्वेश्चंस लिख के चेक करने के लिए भेजते रहते और काफी अच्छी लिखते हैं. तो अभी नए स्टूडेंट्स भी रहेंगे, तो फ्रॉम डे 1 यू हैव टू प्रैक्टिस दिस पार्ट. विच वन, कि आपको ये पार्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग स्किल्स. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो जस्ट लाइक अभी चोलों के ऊपर हमने जिक्र किया था. सो हालांकि महान चोल शासक के अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है. टिप्पणी कीजिए. लेट अस डिस्कस इट इन इंग्लिश. कि जो क्वेश्चन रहेगा वो कम से कम 5 बार आपको वही पे कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू ऑब्जर्व द नीड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. सो दो द ग्रेट चोलास
are no more yet, their name is still remembered with the great pride because of their highest achievements in डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वहां पे आर्ट एंड लिटरेचर पूछा गया था, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, साहित्य। यहाँ पे क्या है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये दोनों क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछे गए की दक्षिण भारतातील साम्राज्यवादी चोल सध्या हयात नसले तरी त्यांच्या कला आणि स्थापत्य क्षेत्रातील सर्वोत्तम योगदानासाठी त्यांचे नाव दक्षिणेमधील मोठ्या अभिमानाने घेतले जाते। सो लेट अस डिस्कस इट। मग दक्षिण भारतातील चोल साम्राज्य आहे ते कुठून कुठपर्यंत की जस्ट लाईक पल्लवांच्या ऱ्हासानंतर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पल्लवाज देयर वाज द इमर्जन्स, वी कॅन ऑब्झर्व द इमर्जन्स ऑफ द चोलाज। ओके, सो चोल साम्राज्य आहे मग ते इथपर्यंत ते तात्पुरत्या काही काळपुरते जाऊन पोहोचलेत। मग जावा, सुमात्रा, मलेशिया, साधारणतः इथपर्यंत हा जो सगळा इंडो चायनाचा भाग आहे, श्रीलंका, इथपर्यंत त्यांचं साम्राज्य होतं की जे चोल है, चोल साम्राज्य पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ था। पल्लवों के बाद का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उनके किंग्स हमने अलग अलग देखे, विजयालया चोल, ही वाज द फाउंडर। देन राजराजा फर्स्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट किंग ऑफ हिज ओन टाइम्स। देन हिज सन राजेंद्र, अगेन ही वाज द डोमिनेंट। सो दे रूल्ड full of the Sri Lanka, then the full South India, we can say all of the part of the South, again their attack on the Southeast Asia। okay, so इन चोलों के बारे में कि उन्होंने फिर विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया कि बड़े बड़े टेम्पल्स इस वक्त खड़े कर दिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी अच्छी उन लोगों की थी उस वक्त। और फिर पल्लवों की जो ट्रेडिशन थी टेम्पल्स, आर्किटेक्चर्स, लिटरेचर की, वो सारी आगे किन्होंने बढ़ाई, तो इन लोगों ने बढ़ाई। ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। नटराज, ये जो फॉर्मेट है लॉर्ड शिवा का, कि जैसे विष्णु के 10 अवतार फेमस है वैसे भगवान शिवा के 18 अवतार फेमस है। कई जगह 28 भी है और देयर आर 48। सो 48 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड शिवा आल्सो, कि साउथ इंडिया का जो देव है, नहीं तो फिर भगवान है जो जनरली शिवा कहते हैं, ही वाज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ द शिवलिंगा। उसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। सो यूपीएससी ने प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा था कि जो नटराजा की जो मूर्ति है शिवा की, कि वो कितने हैंडेड है, 4 हैंडेड है, उसको चारों हाथ है। एंड नाउअडेज ही इज वर्शिप्ड एज द कला गुणों के अधिपति। ओके, सो जस्ट लाइक ही इज द गॉड ऑफ द आर्ट। ओके, जस्ट लाइक ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द बृहदेश्वर टेम्पल। भारत का उस वक्त से लेकर आज तक का सबसे बड़ा मंदिर है कि 1000 में वो कंप्लीट हुआ था, 1013 में। सो 1000 से लेकर अभी 2024 आया है कि 10,000 साल, सॉरी 1000 साल इसको कंप्लीट हुआ है, लेकिन एक सिंगल क्रैक भी नहीं आया है। सो ये राजा चोल का क्रिएशन है। नेक्स्ट वन, सो दिस इज द टेम्पल ऑफ जस्ट लाइक वी कैन से दोराईसन में क्या किया, ऐरावतेश्वर टेम्पल है और वहां पे ये सारा सिनारियो हम देख सकते हैं। वैसे उसके बाद में बृहदेश्वर है, दैट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पिरामिडल आर्किटेक्चर, और वैसे पिरामिड टाइप उन्होंने शेप दिया है वैसे। उसके बाद में फिर एंट्रांस है। सो द चोलास दे रूल्ड फ्रॉम 9 to 13 सेंचुरी। पल्लवा जो हमने देखे थे फ्रॉम 6 to 9 सेंचुरी दे वर द डोमिनेंट फोर्सेस, एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पल्लवास we can observe the great rise of the great cholas। okay, so संगम काल के चौक अलग है, काली का राम, उस वक्त का जो रजनी खान था वो संगम काल का है, और ये दूसरा है। so cholas 9 to 13 century C under the great rulers like the Raja Chol and the Rajendra Chol। okay, so they were not just the conquerors but they were also the great patrons of the art, whose temples and sculptures still stand at testament to test their artistic excellence। so this is was the introduction, कि आपको क्यों दिखा रहा हो कि आपको कम से कम अंदाजा आए कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। ओके, कि हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई टू स्टार्ट आंसर राइटिंग स्पेशली फॉर आवर न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि पुराने स्टूडेंट्स है, नए स्टूडेंट्स है, उन लोगों का ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये वो अभी से डेवलप हो, इस वजह से ही धीरे धीरे कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की हुई है वैसे। ओके, सो अचीवमेंट्स ऑफ द चोला इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो टेम्पल आर्किटेक्चर है सबसे पहला, टेम्पल आर्किटेक्चर की उनकी विक्ट्री, ग्रैंड विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है। तो द्रविड़ा और साउथ इंडियन स्टाइल की जो पल्लवों के वक्त इस वक्त स्टार्ट हुई थी, तो स्कूल ऑफ द द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्ट, वी कैन से द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्ट, वो इसके जेडिथ पर, सबसे एपेक्स पर कहाँ पे पहुंची है, चोलों के समय में पहुंची। सो 10 to 11 सेंचुरी में भारत के सबसे बड़े मंदिर निर्माण हो गए। वो पहले भी वैसे नहीं थे और बाद में भी इतने मतलब आज तक वैसे मंदिर बनी नहीं है वैसे। ओके, सो टेम्पल आर्किटेक्चर द द्रविड़ा और द साउथ इंडियन स्टाइल रीच्ड द पिनाकल ऑफ अ ग्लोरी अंडर द चोला, जस्ट लाइक विमाना। ओके, सो उसके अलग अलग कुछ पार्ट्स है। विमाना द चीफ फीचर ऑफ अ चोला टेम्पल, द विमानाज रोज अबव द सैंक्टम सैंक्टोरियम, जस्ट लाइक तिरुमला तिरुपति का
गोल्डन विमाना आपने उस वक्त देखा होगा और उसे गोल्डन डोम भी आज बोला जाता है. सो दैट इज व्हाट द पार्ट इज. ओके, इन द फॉर्म ऑफ द स्टेप पिरामिड. ये कैसा है चोलों का कि स्टेप बाय स्टेप पिरामिडल स्ट्रक्चर्स उन्होंने इस वक्त क्रिएट किए हैं. राइजेस अप लिनियरली रादर देन कर्व्ड, कि आज उसको ऐसा शेप दिया गया है बट धीरे धीरे वहां पे लिटरली हम चढ़ के भी ऊपर जा सकते हैं उसका, वैसा उनका स्ट्रक्चर है. जस्ट लाइक बृहदीश्वरा टेम्पल एट तंजावर has the highest Vimana of any other temple or time. Next one, Gopuram. Gopuram means what? The front wall had a high entrance gateway known as a Gopuram. Example, Nageshwar Swami temple in Tamil Nadu has one of the highest Gopuram. Next one is the Shikhara. The crowning element is shaped like an octagon and is known as a Shikhara. Example, Rajarajeshwara temple has the largest stone shikhar in the world. Okay, so एक क्वेश्चन भी इस वक्त पूछा गया है कि स्टोन टाइप ऑफ द शिखर. देन बाउंड्री वॉल्स है कि जस्ट लाइक टेम्पल को एनक्लोज करने वाले बाउंड्री वॉल्स रहेंगे. देन अलग अलग स्कल्पचर्स है. द एंट्रांस ऑफ द गर्भगृह हैड द स्टैच्यूज ऑफ अ द्वारपाल, कि द्वारपाल उभर आण्याची जी परंपरा आहे, जस्ट लाइक हैड द स्टैच्यूज ऑफ द द्वारपाला. देन मिथुन मीन्स द कपल्स एंड द यक्षा, कि जो अलग अलग है कि गॉड्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गॉड्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. देन यूनेस्को साइट ऑफ गंगाईकोंडा चोलपुरम. गंगाईकोंडा चोलपुरम हैज सम ऑफ द स्टोन स्कल्पचर्स द नीशेस जस्ट लाइक नटराज इज देयर. सो अभी हमने डिस्कस किया कि चोलोन के वक्त क्या होगा कि नटराज नाम का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप हो रहा था. सो जस्ट लाइक नटराजा. देन दक्षिणामूर्ति, देन हर अनहरी, देन लिंगोद्भवा, विष्णु, ब्रह्मा, महिषासुर मर्दिनी, के जो सारे अलग अलग डाइटीज हैं, ये उनके जो स्कल्पचर्स हैं वो हम यहाँ पे ऑब्वियसली देख सकते हैं. वैसे इवन सरस्वती से देयर, स्वर सरस्वती. देन चिंदास अनुरागा मूर्ति, के जो अलग अलग है कि जस्ट लाइक लैंग्वेज आपको थोड़ी सी अलग लगेगी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द साउथ इंडिया. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द पेंटिंग. द वॉल्स ऑफ द चोला टेम्पल्स सच एज द तंजावर and Gangaikonda Cholapuram temples contains numeric icons of the large style with the fine execution. उसके बाद में यूनिकनेस है careful attention of the facial expressions and the hand gestures. Example, the painting of a Rajaraja Chola first, then listening to his preceptor, that is a करवूर देवार. ओके, ये जो सारी चीजें है कि राजा देन राजेंद्र और अलग अलग जो किंग्स बाद में आए हैं. थीम्स रिवॉल्व डायटीज सच एज शिवा एंड विष्णु, की जो मेन डायटीज है, पहले ये लोग झगड़ते थे, भारत पाकिस्तान जैसा झगड़ा था, शैविज्म एंड वैष्णविज्म, लेकिन बाद में फिर एक साथ आ गए वैसे. देन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स है. द इमेज ऑफ अ नटराजा लॉर्ड शिवा एज द कॉस्मिक डांसर्स दैट हैज 4 हैंड्स. दिस मास्टरपीस एडमायर्ड फॉर इट्स बैलेंस, ग्रेस एंड द आर्टिस्टिक डेप्थ, कि 4 हाथों का जो नटराज है, आज भी चोलों के समय की जो मूर्तियां हैं वो 10-10, 15-15 करोड़ में बेची जाती है वैसे. Next one, the achievements in the literature. Okay, so they were the royal patronage of the literature. The poets like Kalandar, Kambana, and Ayyavaru. So keywords, Kalandar, Kalandana celebrated the Lord Shiva, while the Tiruthukaravara, then Siva Gasanathami introduced the Jainism to the Tamil audiences. That shows the liberal identity of South India. कि वहां पे क्या होगा कि अलग अलग जो लिबरल आइडेंटिटीज है वो हम वहां पे देख सकते हैं. संस्कृत इन्फ्लुएंस डिस्पाइट ऑफ द चोला रूलर्स सपोर्ट्स ऑफ द संस्कृत, देन दे सपोर्टेड द संस्कृत ओरिजिनल तमिल वर्क्स आल्सो थ्राइव्ड. जस्ट लाइक कंबन का क्या है कि कंबन रामायण काफी फेमस है. इवन एमपीएससी के एक बिट में भी कई बार वो पूछा गया वैसे कंबन का कंबन रामायण है. इन enriching the Tamil literature's evaluation. Next one is the Bhakti movement. That is the Vaishnavite Alvars and Shaivite Nainars. He got patronage under the Chola rulers. Okay, so got patronage under the Chola rulers. In the beginning of the 10th century, Nainara saint Nambi Andar Nambi wrote a song which was named as a तिरुपुत्र तिरुवंती, कि आज भी कई सारे साउथ इंडियन फिल्म्स में और इवन आज भी मैरिजेस में ये सॉन्ग बार बार पूछा जाता है कि जस्ट लाइक मराठी में मंगलाष्टक वगैरह होते हैं उस तरीके से ये सारे, कि इवन कई सारे साउथ इंडियन फिल्म्स में कई सारे जस्ट लाइक मैरिजेस में भी आप ये देख सकते हैं वैसे. ओके, नेक्स्ट वन, इन 11th century नंबी अंदार नंबी, द कोर्ट पोएट ऑफ राजराजा चोला, compiled the songs of the Nainar Center, Ellen Tirumarai, which is considered to be one of the greatest texts of the Nainar Saints. Next one, Tamil Veda, that is a Nalayara Divya Prabandham. Okay, so ये काफी फेमस वेद है कि जिसका पहले भी जिक्र आया था वैसे, कि इसका कंपाइलेशन एक्सलेंट वेद से क्या होगा
कि पल्लवों के समय में हो रहा था, तो अभी चोलों के समय में वो काफी बड़े जस्ट लाइक एक अच्छे तरीके से वहां पे देख सकते हैं। सो कोई नहीं जो चोलाज के राजा राजा चोल रहेगा, राजेंद्र फर्स्ट चोल रहेगा, कि अलग अलग लोगों ने क्या किया, दे मिंटेड देयर कॉइन्स, फाइन ट्यून कॉइन्स, ओके। ये जस्ट लाइक राजाओं का सिक्कों के ऊपर क्या किया है कि नाम भी डाला गया है, कई बार चेहरा भी डाला हुआ है, जस्ट लाइक द फेस है वैसा है। देन राजेंद्र चोला हैड इशू वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉइन्स डिस्क्राइबिंग गंगाईकोंड चोल, कि राजेंद्र ने क्या किया था कि गंगा के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उस वक्त सेन नाम के वहां पे शासक थे, तो फिर उससे रिलेटेड चीजें सारी हम देख सकते हैं। देन परफॉर्मिंग आर्ट्स करके जो पार्ट फर्स्ट है, उसमें भरतनाट्यम, कि बुरुडेश्वर फर्स्ट मंदिर में जो देवदासियां वगैरह हुई करती थी, उनको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रभावित होकर उनको डांस सिखाया, एंड दैट इज व्हाट द भरतनाट्यम इज, ओके। उसके बाद में फिर सिलावम करके एक मार्शल आर्ट फॉर्मेट है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे सिलावम यूपीएससी ने इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। भरतनाट्यम इज द फर्स्ट क्लासिकल डांस फॉर्मेट ऑफ इंडिया, ओके, भरतनाट्यम। ये सारी जो चीजें हैं। आगे आते हैं कि राजा राजा फर्स्ट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग बैक थेवरम म्यूजिक टू दी टेम्पल्स, ओके, थीवरम। जस्ट लाइक बाहुबली मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें भी थीवरम करके जो थीम आती है, तो दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पार्ट ओनली, ओके। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नटराजा or the Andal villain, the king of the dance in the form of the idols, okay. then just like कौन शेल है जो तिरुमला तिरुपति के भगवानों के कंधे के ऊपर है, just like शंखा है यानी चक्र है समझा, तो इसका बार बार जिक्र हम यहाँ पे देख सकते हैं वैसा, okay? The other achievement just like administrative reform, especially for local self government, Uttar Merur inscription, we can observe the Uttar Merur inscriptions of the Cholas, okay. Next one, village assemblies, the Sabha, and they were given the autonomy in a particular fields, कि local self government आप कैसे भी मैनेज करो उस तरीके से, कि उत्तर मेरूर नाम का विलेज है, so we can observe all of the ideas. Next one, military conquest, just like naval expeditions, military conquest and naval expeditions to the Sri Lanka, Maldives, ये सारी चीजें ट्रेड एंड कॉमर्स है। तो साउथ इंडिया में काफी बड़े पैमाने में के अलग अलग नए पोर्ट भी क्रिएट किए, जिनका ट्रेड इस वक्त अरबस्तान से भी चल रहा था, और यहाँ पे अग्नि एशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इवन म्यांमार, बर्मा, और ये जो कोरोमंडल किनारा किसको बोला है, तो चोलमंडलम बोलते हैं उसको, कि चोलों ने क्या कहा है कि ये तो हमारे लिए छोटा सा तालाब है। सो नेवल सुप्रीमेसी इन बे ऑफ बंगाल रीजन, ओके। सो वारी सारी चीजें हैं। सो चोला डायनेस्टी मे हैव फेडेड फ्रॉम हिस्ट्री, बट जस्ट लाइक जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, सो दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज, द वन ऑफ द परफेक्ट कंक्लूजन है कौन सा, द चोला डायनेस्टी मे हैव फेडेड फ्रॉम हिस्ट्री, बट देयर कंट्रीब्यूशंस टू द आर्ट and architecture endure as a symbol of India's cultural and artistic zenith, continuing to inspire the pride and the admiration, solidifying their eternal legacy in Indian history। कि चोल भले भी आज ना हो, लेकिन उन्होंने किए हुए क्रिएट किए हुए जो कुछ अलग अलग टेम्पल्स रहेंगे, टेम्पल्स के साथ में अलग अलग जो सारी चीजें रहेंगे, वो हम यहाँ पे डेफिनेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं वैसा, ओके। फ्रेंड्स, आपकी जो कुछ क्वेरीज रहेंगे, ये सारी चीजें मैं काफी डेप्थ में आपको दिखा रहा हूँ, किस लिए, क्योंकि कई सारे न्यू स्टूडेंट्स भी अपने वो ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीएससी रहेगी, एमपीएससी का डिस्क्रिप्टिव पैटर्न रहेगा, और इवन सारी चीजों के रिलेटेड, क्योंकि जो विल है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसा हम जनरली कहते हैं। तो फ्रॉम डे वन आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स यहाँ पे मतलब स्टार्ट होनी चाहिए वैसा। देन लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द इवेंट्स that led to the Quit India movement, point out its results। वो कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए, ओके। सो लेट अस डिस्कस इन मराठी ऑल्सो। भारत छोड़ो आंदोलनाला कोणकोणत्या घटना कारणीभूत होत्या, अंतिमतः त्याचे परिणाम काय झाले, ओके, की जस्ट लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट। सो प्री क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, की ऐसे दोनों जो क्वेश्चंस है, कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे मॉडिफाई, मतलब एक दो क्वेश्चंस एक साथ में उन्होंने रिप्रेजेंट किए थे। सो बिफोर द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ है, ये उन्होंने थोड़ा पार्ट बाजू में रखा है वैसे, ओके। सो लेट अस डिस्कस दिस आल्सो, दिस पार्ट। सो गांधी, ये गांधी जी ने पहले ही कहा था, ये जस्ट लाइक ये मेरे जिंदगी का आखिरी युद्ध होगा, कि इसके बाद में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, जब वो सॉल्ट सत्याग्रह के लिए जा रहे थे। सो गांधी जी के फेज के, गांधी एज के 3 फेजेस है। 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड नेक्स्ट वन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। कि पहले
दोनों जगह फेल्योर आया था। गांधी जी ने उसी वक्त दोनों वक्त क्या घोषणा कर दी थी कि 1 साल में मैं स्वातंत्र दिला के रहूंगा, इंडिपेंडेंस विद इन अ ईयर। ऐसा गांधी जी का युद्ध को प्रॉमिस था। बट ही वाज एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट कि जस्ट लाइक उन्होंने फिर क्या किया कि उसके बाद में कि 1942 कि पहले भी जब वो दांडी की तरफ सत्याग्रह करने के लिए जा रहे थे, देन हिज स्टेटमेंट वाज इट इज नॉट अ वॉक टुवर्ड्स दांडी, इट इज अ मार्च टुवर्ड्स फ्रीडम। की मी दांडीकडे चालत जाणार नसून कुठे तर विशेषतः की मी स्वातंत्र्याकडे चालत जाणार आहे असं गांधींचं म्हणणं होतं। मात्र पुढे काय झालंय तर पुढे जवळपास 12 वर्ष किंवा 13 वर्ष गांधींना चालतच राहावं लागलं। तसं त्यांची शपथ होती ओथ, जोपर्यंत स्वातंत्र्य मिळवत नाही, जब तक मैं आजादी प्राप्त ना कर लूंगा मैं साबरमती आश्रम में फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। और फिर उस वजह से कि इस आंदोलन 1930 का आंदोलन फेल होने के बाद में फिर वो वर्धा में रहने लगे, महाराष्ट्र वर्धा में। और फिर उसके बाद में जस्ट लाइक अलग अलग कुछ कंसिक्वेंसेस हुए, कुछ परिणाम, कुछ घटनाएं हुई, उसकी वजह से फिर उनको भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। सो लेट अस डिस्कस दिस। So Quiet India movement, the Quiet India movement launched on 8th August was a fight to finish struggle against the British led by Mahatma Gandhi. It aimed to attain the complete independence through mass civil disobedience. Event leading to the Quit India movement that the failure of the Cripps mission. Failure of the Cripps mission भारत में आया था, वो फेल हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड का इम्पैक्ट था कि जैसे कांग्रेस के पूरा जो मंत्रिमंडल था उन्होंने जस्ट लाइक रेजिग्नेशन दिया था, और फिर पूरे भारत में कि जवाहरलाल नेहरू रहेंगे और अलग अलग लीडर्स रहेंगे कि उन्होंने कैंपेनिंग करना स्टार्ट किया था। देन रिप्रेसिव लॉज बाय द गवर्नमेंट की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त भी थे कि जस्ट लाइक आनी बानी के वक्त के कायदे थे, जस्ट लाइक उस वक्त का 1915 में जो उन्होंने लॉज एक्ट डिफाइन किए थे, तो फिर वो अगेन उन्होंने क्या कर दिया कि जस्ट लाइक रेट्रोस्पेक्टिव कि जस्ट लाइक जैसे अपन बात करते हैं उस तरीके से कि उस वक्त के कानूनों ने इस वक्त लाना इस वक्त स्टार्ट कर दिया। सो रिप्रेसिव लॉज है, कॉमन मैन को कभी भी पकड़ने का, जेल में डाल देने का, बड़ी बड़ी लीडर को विदाउट एनी रीजन जेल में डाल देने का, वो वाली सारी चीजें हैं। देन फियर ऑफ द जापानीज इन्वेजन कि जापान भारत के ऊपर अटैक क्यों कर रहा था, व्हाट वाज द रीजन व्हाई जापान अटैक ऑन इंडिया, वाज ब्रिटिश रूलर्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। सो जब ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे राज्य चल रहा है तो फिर उस वजह से चीजें क्या हो गई, पूरी गलत डायरेक्शन में या अलग डायरेक्शन में जाने लगे। नेक्स्ट पार्ट इज द गांधीज कॉल फॉर एक्शन कि सुभाष चंद्र बोस जो थे कि वो जस्ट लाइक जर्मनी के पास गए थे, उसके बाद में फिर जापान में गए, और फिर क्या हो गया कि एक प्रेशर क्रिएट हुआ था। वैसे ही कि जस्ट लाइक सारी चीजें कि गांधी का इंडिविजुअल सत्याग्रह करके था, विनोबा भावे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कौन सा की वैयक्तिक सत्याग्रह किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह समजा, तो केल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळेल की नाही याबद्दल मग जरा शंका निर्माण झाली होती। और म्हणून संपूर्ण भारतभरातून या काळात एक सूर आला कि सारे भारत के लोगों का गांधी जी को कहना था कि किसी भी हालत में आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट लाइक कि आपको नई मूवमेंट इस वक्त स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, द रिजल्ट्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। लेट अस डिस्कस द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी, ये हम सारे भारतीय लोग एक है, ब्रिटिश लोगों का एक एलियन रूल है, वो वहां पे हमें बाहर फेंक देना है। इंक्रीज्ड ग्लोबल अवेयरनेस, जस्ट लाइक ग्लोबल अवेयरनेस जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। देन वीकन द ब्रिटिश अथॉरिटी, ये ब्रिटिश अथॉरिटी जो आपको वीकन करनी पड़ेगी। लेड ग्राउंड वर्क फॉर निगोशिएशंस लाइक शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन। ओके, कि जस्ट लाइक कि जब भारतीय लोगों ने कि अपनी खुद की डिमांड्स करने इस वक्त उन्होंने स्टार्ट किए, उसके बाद में आगे की सिचुएशन इस वक्त आ गई कौन सी कि ब्रिटिश लोगों ने कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बड़े बड़े कुछ मिशंस या फिर बड़ी पर्सनालिटीज भारत में भेजे और क्या negotiations, this is what the power of the negotiations. Then rise of a local leadership like a जयप्रकाश नारायण, okay, so उनका इमर्जेंस हुआ। नेक्स्ट वन इज द अरुणा सफले, ओके, सो गेन द प्रोमिनेंस। पैरेलल गवर्नमेंट्स इस वक्त फॉर्म हो गए, जस्ट लाइक महाराष्ट्र मध्ये कोण तर क्रांती सिंह नाना पटेल, यूपी है, देन बालिया है ईस्टर्न यूपी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चित्तू पांडे है, ओके, देन जयंतिया सरकार इन तामलुक रीजन, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कुछ पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी आए लेकिन निगेटिव भी आए, तो फिर निगेटिव में अभी क्या हो रहा है इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं कि व्हाट अबाउट द निगेटिव। फेलियर टू अचीव इमीडिएट इंडिपेंडेंस, गांधी जी ने कहा था कि ये मूवमेंट हिंसक रहेगी या हिंसक रहेगी, द वायलेंट और नॉन वायलेंट, ये हम किन के ऊपर छोड़ रहे हैं, ब्रिटिश लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, ऐसा गांधी जी का इस वक्त कहना था। ओके, सो लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम लीग एंड कम्युनिस्ट, कि सारे के सारे लोग इस इंडिपेंडेंस की फाइट में शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान की एक अलग डिमांड थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो सारे साथी थे कि उनकी एक अलग डिमांड थी, कम्युनिस्ट रहेंगे, हिंदू महासभा रहेगी, डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके जो साथी थे कि उनके कुछ डिमांड्स थे, तो सारे लोग एक साथ आकर क्या कर ना पाए
तो ये सारी चीजें, ओके, दिस वन। देन रिप्रेशन एंड अरेस्ट, जस्ट लाइक की लीडर्स है गांधी, नेहरू एंड पटेल है, कि किसी को आगा खान पैलेस में रखा, किसी को अहमदनगर के फोर्ट में रखा, और फिर क्या हो गया कि जस्ट लाइक कि प्रेशर ग्रुप बना ना पाए प्रॉपर, वो वाली सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। लिमिटेड ऑर्गनायझेशनल सक्सेस, हे सर था की लिमिटेड ऑर्गनायझेशनल सक्सेस, याच्यामध्ये काय झालं की एक केंद्रीपणा थोडासा कमी पडला आहे, हा एक देखील एक निगेटिव्ह बाजू आहे तशी। देन इकॉनॉमिक डिस्ट्रप्शन वॉज देअर, द स्ट्राइक्स अँड प्रोटेस्ट लेड टू द इकॉनॉमिक डिस्ट्रप्शन्स अक्रॉस इंडिया, एक्झाम्पल स्ट्राइक्स इन द बॉम्बे मिल्स अँड railway workers cause a widespread economic strain. Okay, this is one of the weaken or the negative aspect. Then strengthening of the Muslim League, कि मुस्लिम लीग जो है कि वो धीरे धीरे क्या हो रही थी कि फिर स्ट्रेंथनिंग हो रही थी, और फिर दैट फाइनली लेड टू द पार्टी अनफॉर्चुनेट पार्टीशन ऑफ इंडिया, वी कैन से। ओके, सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मुस्लिम लीग, कि जस्ट लाइक लाहौर डिक्लेरेशन बाय जिन्ना 1940 का हमने देखा था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ओके, कि ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट लाइक कि जो 1942 का आंदोलन है, वो उस आंदोलन की वजह से फिर क्या होगा कि बाद में धीरे सारी चीजें कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी है और कुछ निगेटिव रिजल्ट भी है। सो प्री 1942 और पोस्ट 1942 के जो दोनों सिनारियोज है, वो दोनों सिनारियोज हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं वैसे। ओके, आगे का जो क्वेश्चन है वो एक बार देखते हैं।